वेलकम बैक टू मैथ्स प्लस मोटिवेशन विद आर्या सर। एक बार पुनः क्लास 10th एसेंशियल नॉलेज के अंतर्गत आप देख सकते हैं इंग्लिश का जो ग्रामर पार्ट है उसके अंतर्गत लास्ट टर्म पे हमने लेटर्स एंड वर्ड्स एसेंशियल नॉलेज के अंतर्गत फ्रेज एंड क्लाज की बात की थी, विद एग्जाम्पल बात की थी। साथ ही साथ हमने आपको सेंटेंस का डिफिनीशन भी बताया था। और आप देख सकते हैं ये जो यहाँ पर है एसेंशियल नॉलेज और फ्रेज एंड क्लाज, ये हमने आपको बताया था लास्ट वीडियो में। सेंटेंस के बारे में भी आपको हमने बताया था। ये जो आप देख रहे हैं ये सब हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। जिन छात्र छात्राओं ने ये वीडियो नहीं देखा है कृपया वो पुनः देख सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। आज हम लोग बात करेंगे अब नए टॉपिक की, इसके आगे की बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है आप देख सकते हैं यहाँ पर काइंड्स ऑफ सेंटेंस। तो रचना अर्थात स्ट्रक्चर के आधार पर सेंटेंसेस 3 प्रकार के होते हैं, समझ लीजिए। नंबर 1 सिंपल सेंटेंस, सरल वाक्य कहते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मिश्रित वाक्य कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस संयुक्त वाक्य कहते हैं। यानी कि संरचना के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस 3 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। और बहुत शॉर्ट में हम लोग इसको जानेंगे। सिंपल सेंटेंस में केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। फॉर एग्जांपल टाइम इज मनी, गॉड इज काइंड। हम आपको बता दें काइंड्स ऑफ सेंटेंस पर ही एक वीडियो आप देख सकते हैं, क्लास 9th का भी मैंने बनाया है, अपलोड भी किया है, तो उसको भी आप देख सकते हैं बहुत डिटेल में। इसलिए हम यहाँ पे डिटेल में बात नहीं करेंगे क्योंकि एसेंशियल नॉलेज के अंतर्गत बस हमें टॉपिक को टच करते हुए आगे बढ़ना है। एसेंशियल नॉलेज के बेस पर ही आगे के टॉपिक हम कर पाएंगे और इसलिए इस टॉपिक को हमें टच करते हुए आगे बढ़ना है। तो सिंपल सेंटेंस में सिर्फ आपको इतना जानना है कि केवल एक फाइनाइट वर्ब होती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया टाइम इज मनी, गॉड इज काइंड, तो यहाँ पर इज जो है वो फाइनाइट वर्ब है। बी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या खास बात है, डिफिनीशन हम लोग जान लेते हैं। केवल एक प्रिंसिपल क्लाज अर्थात मुख्य उपवाक्य होती है और शेष सब क्लाजेज अर्थात उपवाक्य होती हैं, सबऑर्डिनेट क्लाजेज होती हैं। जैसे एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर एवरीबडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ, यानी कि एवरीबडी लाइक्स द बॉय। और आप देखिए इसके आगे का जो सेंटेंस है हु स्पीक्स द ट्रूथ, ये तिरछे शब्दों में लिखा है, इटलाइज्ड वर्ड लिखा हुआ है। ही पास्ट बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड। आप देखिए बिकॉज ही हार्ड वर्कड हार्ड, ये तिरछे शब्दों में लिखा हुआ है। आई एम श्योर दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट। तो इन तीनों सेंटेंस में आप देखिए पहले वाक्य में हु स्पीक्स द ट्रूथ, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था। एवरीबडी लाइक्स द बॉय, प्रत्येक उस लड़के को पसंद करता है जो सत्य बोलता है। दूसरे वाक्य में आप देखिए बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड, ये है। और तीसरे वाक्य में दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये हमें समझना है यहाँ पर। अर्थात ये जो सेंटेंस है हु स्पीक्स द ट्रूथ, ये डिपेंड करता है, आश्रित है एवरीबडी लाइक्स द बॉय। ठीक इसी तरह से ही पास्ट, वो पास हो गया क्योंकि ही हैड वर्कड हार्ड, क्योंकि उसने कठिन परिश्रम किया था। बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड, ये जो सेंटेंस है आधा, ये ही पास्ट पर डिपेंड करता है, आश्रित है, डिपेंडेंट है, और इसीलिए इसको हम आश्रित उपवाक्य कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं। तो पहले वाक्य में टेढ़े शब्दों में एडजेक्टिव क्लॉज है। जो पहला है आप देख सकते हैं लाइक्स द बॉय, एवरीबडी लाइक्स द बॉय हु स्पीक्स द ट्रूथ, ये एडजेक्टिव क्लॉज है। दूसरे में बिकॉज ही हैड वर्कड हार्ड, ये जो है आप देखिए दूसरे वाक्य में टेढ़े शब्दों में एडवर्ब क्लॉज है। और तीसरे वाक्य में टेढ़े छपे शब्दों से नाउन क्लॉज प्रकट होता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे देखा। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि सबऑर्डिनेट क्लॉजेस 3 प्रकार की होती हैं। नाउन क्लॉज होता है, एडजेक्टिव क्लॉज होता है और एडवर्ब क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्लॉज को रिलेटिव क्लॉज भी कहते हैं, एडवर्ब क्लॉज को हम एडवर्बियल क्लॉज भी कहते हैं। कंपाउंड सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अभी हम लोगों ने सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की बात की है, अब हम बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंस। तो कंपाउंड सेंटेंसेज में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है, दूसरी क्लॉज मुख्य उपवाक्य अर्थात प्रिंसिपल क्लॉज की समान पदी होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है। कहने का तात्पर्य ये है, जैसे कोर्टसी कॉस्ट नथिंग बट वाइज एवरीथिंग, शी मस्ट बीप और शी मस्ट डाई, वॉक क्विकली अदरवाइज यू विल मिस द बस। तो आप देखिए यहाँ पे
courtesy cost nothing but buys everything। तो यहाँ पर बट के बाद का और बट के पहले का सेंटेंस सी मस्ट बीप और सी मस्ट डाई। आप देखिए ये सिमिलर आपको लग रहे होंगे, सी मस्ट बीप और सी मस्ट डाई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दोनों सेम समान पदी हैं। तो ये कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी जो क्लॉज होती है वो समान पदी होती है। हमने आपको पहले ही बताया है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस का ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं क्लास 9th का, तो उसको डिटेल में आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ नोट करके कुछ बातें लिखी हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं। कोऑर्डिनेट क्लॉज प्रायः कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से प्रारंभ होती हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3 आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो बट है और है, अदरवाइज ये कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। तो कभी कभी कोऑर्डिनेट क्लॉज समानपदी उपवाक्य जो है कंटिन्यूटिव सेंस में प्रयुक्त सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी प्रारंभ हो जाती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। आई मेट राम हु गेव मी योर मैसेज। आई वेंट टू आगरा वेयर आई सॉ द ताज। आई शैल सी यू टुमारो व्हेन वी कैन फिनिश द बिजनेस। तो इस तरह से आप देख सकते हैं ये यहाँ पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से भी प्रारंभ हो जाते हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज। तो अब बात करेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या खास चीज़ें होती हैं। शब्दों को वाक्य में उनके प्रयोग के अनुसार 8 भागों में विभाजित किया गया है। फिर हम एक बार बता दें, पार्ट ऑफ स्पीच मुख्य रूप से क्लास 9th का ये पोर्शन है। हमने आपको बताया हम लोग एसेंशियल नॉलेज अर्थात आवश्यक नॉलेज के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत क्लास 9th में आप जाएंगे तो डिटेल में आपको पढ़ने को मिलेगा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इतने ये 8 जो टॉपिक हैं क्लास 9th में जाकर इसको डिटेल से आपको पढ़ना है। इसको ठीक से पढ़ लीजिए और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। नॉन फाइनाइट्स क्या होता है, बहुत संक्षेप में इसको भी हम जानने का प्रयास करेंगे। नॉन फाइनाइट का डिटेल जो रूप है, डिटेल है वो क्लास 12th 11th 12th में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा, वहाँ के सिलेबस में भी है। यहाँ शॉर्ट में हम इसको जान लेते हैं कि आखिर नॉन फाइनाइट्स किसको कहते हैं, क्या होता है नॉन फाइनाइट के अंतर्गत। तो नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनिटिव को सम्मिलित किया जाता है। जीरंड वर्ब से बनता है तथा नाउन एवं वर्ब का कार्य करता है। ध्यान दीजिएगा, जीरंड वर्ब से बनता है, यानी कि जो वर्ब होती है ना, वर्ब से जीरंड बनता है और कहीं किसी सेंटेंस में नाउन का वर्क करता है तो किसी में वर्ब का भी कार्य करता है। पार्टिसिपल जो है वो वर्ब से बनता है तथा एडजेक्टिव एवं वर्ब का कार्य करता है। यहाँ पर हम देख लें इन दोनों सेंटेंस में जीरंड और पार्टिसिपल में क्या कॉमन है, दोनों ही वर्ब का कार्य करते हैं। जीरंड नाउन का कार्य भी करता है, पार्टिसिपल नाउन की जगह एडजेक्टिव का कार्य करता है, ये डिफरेंस है यहाँ पे। इन्फिनेटिव वर्ब से बनता है तथा एडजेक्टिव, एडवर्ब तथा नाउन का कार्य करता है। तो आप देख सकते हैं इन्फिनेटिव जो है वो एडजेक्टिव का भी कार्य कर लेता है, एडवर्ब का भी कार्य करता है और नाउन का भी कार्य करता है। तो इस तरह से यहाँ पर जीरंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव ये 3 चीज़ें जो हैं वो नॉन फाइनाइट्स के अंतर्गत आती हैं। इनको सीखना होगा, इनको जानना होगा। फिलहाल हम बहुत शॉर्ट में फॉर एग्जांपल लेकर यहाँ पे देख लेंगे। प्राय जीरंड तथा इन्फिनेटिव दोनों ही नाउन का कार्य करते हैं। तो जीरंड और इन्फिनेटिव की बात यहाँ पे की गई है, दोनों में कॉमन चीज़ है वो नाउन है। तो ये आपने देख ही लिया है। अतः बहुत से वाक्यों में जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव तथा इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि दोनों में कॉमन नाउन है और इसलिए कई बार ऐसा होता है जीरंड के स्थान पर इन्फिनेटिव का यूज किया जाता है और इन्फिनेटिव के स्थान पर जीरंड का प्रयोग कर लिया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग देख लें, फाइंडिंग फॉल्ट इज ईजी, किसी की गलती निकालना बहुत आसान होता है, ये है जीरंड। फाइंडिंग यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, जहाँ पर भी इस तरह की स्थिति हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, तो आप समझ लीजिए जीरंड का इस्तेमाल हो रहा है और नाउन के रूप में यहाँ पर यूज किया जा रहा है। फाइंडिंग फॉल्ट इज ईजी। अब इसी का हम इसी सेंटेंस का सेम अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होगा,
जीरेंड का इस स्थान पर इन्फिनेटिव का भी प्रयोग कर सकते हैं। इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू के साथ वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म आती है तो वहाँ पर इन्फिनेटिव होता है। टू फाइंड फॉल्ट इज इजी, फाइंडिंग भी नाउन का कार्य कर रहा है, टू फाइंड भी नाउन का कार्य कर रहा है। टू फाइंड मीनिंग दोनों का सेम है, दोनों अपनी जगह सही भी हैं, और इसलिए टू फाइंड फॉल्ट इज इजी इसका भी मीनिंग वही है जो फाइंडिंग फॉल्ट इज इजी, अर्थात गलती निकालना आसान होता है। तो इन्फिनेटिव और जीरेंड को एक दूसरे की जगह पर इस तरह से प्रयोग भी किया जा सकता है। सीइंग इज बिलीविंग, देखना ही विश्वास है या देख कर ही विश्वास किया जाता है। टू सी इज़ टू बिलीव, अब आप देख सकते हैं टू सी यानी कि ये यहाँ पर इन्फिनेटिव है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म साथ साथ आया है, सीइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि ये जीरेंड है, और टू सी इज़ टू बिलीव ये इन्फिनेटिव है। आई वॉज एफ्रेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ, यानी कि मैं भयभीत था, एफ्रेड ऑफ टेलिंग द ट्रूथ यानी कि सत्य बताने से मैं भयभीत था, ये जीरेंड है, यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया हुआ है। आई वॉज एफ्रेड टू टेल द ट्रूथ, तो यहाँ टेलिंग की जगह आप देखिए, टेलिंग की जगह यहाँ पर क्या आया है, टू टेल आया हुआ है, तो ये यहाँ पे वर्ब का कार्य कर रहा है। और दोनों को आई वॉज एफ्रेड ऑफ टेलिंग, आई वॉज एफ्रेड टू टेल, तो आप देखिए दोनों वो सेम अर्थ लिए हुए हैं दोनों सेंटेंस, और एक जीरेंड है जबकि दूसरा इन्फिनेटिव है। तो इस तरह से यहाँ पर सेंटेंस को लिखा जा सकता है, जीरेंड को इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव को जीरेंड के रूप में लिखा जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। आने वाले क्लासेज में हमने आपको बताया कि इसका बहुत विस्तारित रूप आपको पढ़ना है क्लास 11th और 12th में, तो वहाँ डिटेल में इसको आप पढ़ेंगे। फ़िलहाल इतना ही काफ़ी है। अब अगला जो टॉपिक है वर्ब्स, सबसे पहले हम लोग काइंड्स को समझें, इसके प्रकार क्या कितने होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स अर्थात कर्म के होने या ना होने के आधार पर वर्ब दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिटिव वर्ब और दूसरा होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं और इनट्रांजिटिव वर्ब को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। प्रायः ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है, ये देखिए नाम से भी क्लियर है, ट्रांजिटिव वर्ब यानी कि सकर्मक क्रिया, ऐसी वर्ब जिसके साथ कर्म हो, ऑब्जेक्ट हो। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी कि ऐसी वर्ब जिसके साथ कर्म ना हो, ऑब्जेक्ट ना हो। सिंपल सी परिभाषा नाम से क्लियर है, ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट होता है, कुछ क्रियाओं के साथ जैसे आस्क, गिव, ऑफर, प्रॉमिस, टेल आदि के दो ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे, ही गेव मी अ बुक, उसने मुझे एक किताब दी, यानी कि मी ऑब्जेक्ट है, अ बुक ऑब्जेक्ट है। ही टोल्ड अस भी ऑब्जेक्ट है, अ टेल ये भी ऑब्जेक्ट है। तो पहले वाक्य में गेव क्रिया के दो ऑब्जेक्ट मी और बुक हैं, आप देख सकते हैं। दूसरे वाक्य में टोल्ड क्रिया के दो ऑब्जेक्ट हैं, अस और टेल। उपयुक्त वाक्यों में मी और अस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए मी और जो अस हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं और बुक तथा टेल ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं। किसी भी क्रिया के साथ दो से अधिक ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, ये नोट करके आपको ध्यान रखना है। कोई भी वर्ब हो तो दो से अधिक ऑब्जेक्ट नहीं हो सकते हैं, ये सिंगल ऑब्जेक्ट होगा या फिर ऑब्जेक्ट नहीं होगा या फिर ऑब्जेक्ट दो होंगे, दो से अधिक नहीं हो सकते हैं। ये बात हमें यहाँ पे समझना है। कुछ क्रियाओं का प्रयोग ट्रांजिटिव तथा इनट्रांजिटिव वर्ब दोनों में बाकी के भाव के अनुसार हो सकता है। जैसे द शॉट सैंक द शिप ट्रांजिटिव वर्ब है, द शिप सैंक रैपिडली इनट्रांजिटिव वर्ब है, द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन ट्रांजिटिव वर्ब है, द ट्रेन स्टॉप्ड इनट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे? आप देखिए ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया होती है, उसमें कर्म अर्थात ऑब्जेक्ट आता है। द शॉट सैंक द शिप, द शिप यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और सैंक यहाँ पे जो वर्ब है, तो इस वर्ब के साथ यहाँ ऑब्जेक्ट आया है, तो ये सैंक जो है ये
इसको हम ट्रांजिटिव वर्ब कहेंगे। द शिप सैंक रैपिडली, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सैंक जो शब्द है वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। द ड्राइवर स्टॉप्ड द ट्रेन, ड्राइवर ने ट्रेन को रोक दिया, ट्रांजिटिव वर्ब है, क्योंकि ट्रांजिटिव वर्ब में अर्थात सकर्मक क्रिया यहाँ पर ये है, क्योंकि कर्म यहाँ पे द ट्रेन ऑब्जेक्ट है। द ट्रेन स्टॉप्ड सिर्फ इतना लिखा जाए तो यहाँ सब्जेक्ट है और वर्ब है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब स्टॉप्ड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब कही जाएगी। मुझे लगता है ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब समझने में आपको बहुत आसानी हुई होगी। नहीं, इसमें कोई प्रॉब्लम है ये मानकर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स यूज्ड रिफ्लेक्सिवली, तो आप देखिए कुछ ट्रांजिटिव वर्ब्स का प्रयोग रिफ्लेक्सिवली भी हो जाता है, जैसे डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस यहाँ पर है डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ, स्वयं को मत भूलो। आई एंजॉय माई सेल्फ, मैं स्वयं ही एंजॉय करता हूँ, सिटिंग एलोन, अकेले बैठकर स्वयं ही एंजॉय करता हूँ। ही इंटरेस्टेड हिमसेल्फ इन हिज फ्रेंड्स वेलफेयर, उसे रुचि है स्वयं उसकी इन हिज फ्रेंड्स वेलफेयर, यानी कि अपने मित्र की भलाई के लिए, मित्र के वेलफेयर के लिए वह बहुत इंटरेस्टेड यानी कि बहुत रुचि लेता है उसकी भलाई के लिए। उपयुक्त वाक्य में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के कारण ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग रिफ्लेक्सिवली हुआ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब इन वर्ब्स का प्रयोग साधारण सकर्मक क्रियाओं के रूप में भी हो सकता है, जैसे आई फॉरगेट हिज नेम, मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। आई एंजॉयज गुड हेल्थ, वह अच्छे स्वास्थ्य का एंजॉय करता है। हिज टॉक डज नॉट इंटरेस्ट मी, उसकी बातचीत में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो इन वर्ब्स का प्रयोग हमने देखा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉरगेट है, इंटरेस्ट है, एंजॉय है, साधारण सकर्मक क्रियाओं के रूप में भी हो सकता है। तो आज हम लोगों ने महत्वपूर्ण टॉपिक एसेंशियल नॉलेज के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उसके अंतर्गत सबसे पहले सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं वो भी देखा है, और साथ ही साथ उसके बाद नॉन फाइनाइट मुख्य रूप से, और काइंड्स ऑफ वर्ब भी हम लोगों ने देखा है। ट्रांजिटिव वर्ब इंट्रांजिटिव वर्ब होता है, विद एग्जाम्पल समझने का प्रयास किया। ट्रांजिटिव वर्ब यूज्ड रिफ्लेक्सिवली कैसे किया जाता है वो भी हम लोगों ने यहाँ पे देखा है। तो इस तरह से आज का टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक था। इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने संकेत किया था, तो इसको एक बार ज़रूर आप क्लास 9th की बुक उठाइए, उसको देख लीजिए, और कहीं कोई समस्या हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स के माध्यम से उस समस्या को आप रख सकते हो, पूछ सकते हो। तो इस तरह से आज का महत्वपूर्ण टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। नए टॉपिक के साथ, इंग्लिश के टॉपिक या मैथमेटिक्स के टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।